डॉक्टर लाल रत्नाकर साहब, अभी आप बता रहे थे कि आप लोक कलाओं को भित्ति चित्रों के रूप में या फिर जो है नक्काशी जो लकड़ी पे की जाती है उसके रूप में, कोहबर के रूप में, ये सब देख करके आपके मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा, गहरी छाप पड़ी कि ये लोक चित्र जो है ये सीधे दिल से बात करते हैं और अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। और उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? कौन लोग हैं जो लोक कलाओं को जो है वो चित्रित कर रहे हैं, उकेर रहे हैं? वो हैं इस देश की आधी आबादी, महिलाएं, औरतें। तो आपने इन लोक कलाओं के जो चित्रकार हैं उनके ऊपर चित्रकारिता करने का सोचा जी। अब ये विषय थोड़ा अनूठा था और परंपराओं से हटकर था, फिर भी आपने जो है ये जोखिम मोल लिया कि आप एक नई चीज़ पर, नई विधा पर काम करेंगे। अब ये बताएं कि आप इस तरह का चैलेंज लेकर के अपने सर्वाइवल के लिए आप क्या सोचते थे और कैसे सर्वाइव कर पाए आप? एक बड़े लोकप्रिय और विख्यात कवि हुए हैं पंडित कन्हैयालाल मिश्र जी। मिश्र शतक में उन्होंने एक जगह लिखा है कि कलाकार देता नहीं उधारा का साथ, बहती गंगा में नहीं धोता है वह हाथ। जी जी जी। कलाकार निश्चित रूप से, चूँकि आप साहित्य से और गज़ल से और लिटरेचर से आपका संबंध है जी। तो आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति उसे सुन के उत्साहित और मतलब उछल पड़ता है जी। लेकिन वो जानता भी है, जानता। लेकिन फिर भी वो जब आपके तरीके से उसको सुनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई नई बात कह दी। और यही बात कलाओं में भी थी, बेशक, कि जिनके हाथों में इतना हुनर है, जिनके मन में इस तरह की लोक कला रचने की सामर्थ्य है, वो चाहे हमारे किसी समाज का हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, नाई हो, जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए लोग थे, सारी जो उनकी जो एक प्रतिभा थी, जो उनकी जो क्षमता थी, वो निश्चित तौर पर वो लोक कलाओं में दिखती थी। और जितना मैं उसको गहराई से ढूंढता गया, निश्चित तौर पर उतना, अब जैसे लकड़ी का काम है, लकड़ी के काम में मूलतः पुरुष का काम है, वो जो मेहनत का काम है, पत्थर का काम है, पुरुष का काम है। तो इसी तरह जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे कुरुई, मौनी, भौकी और कपड़े पे कढ़ाई और तमाम तरह के ऐसी जो घर में चीज़ें बनती हैं, तमाम व्रत त्योहार और तमाम इस तरह की चीज़ों की जो संवाहक है वो आधी आबादी है, महिला है। विभिन्न उम्र की महिलाएं उसमें हैं, जो बच्चे होते हैं सीख रहे होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो दादी माएँ होती हैं उनकी सबकी वो मतलब पितामह होती हैं, वो सब चीज़ों में उनको बताती हैं कि तुमने यहाँ गड़बड़ कर दिया, इस सब चीज़ को घटा दिया, इसको बढ़ा दिया। तो ये जो उनकी अपनी ट्रेनिंग थी, उनकी अपनी शिक्षा थी, मुझको ऐसा लगा कि भाई ये तो एक अलग तरह का समाज है। इसको तो कला के क्षेत्र में अगर आप देखें तो ट्राइबल महिलाओं को कहीं कहीं कुछ कलाकारों ने पेंट किया है। प्रेमचंद जी ने बहुत जगह इन्हीं महिलाओं की बात की है, धनिया है और क्या क्या नाम उन्होंने दिया है अपने साहित्य में। तो उनकी जो उपस्थिति है वो पेंटिंग में क्यों नहीं हो सकती? पेंटिंग में सौंदर्य का विषय क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि केवल परिलोक की महिलाएं ही चित्र नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। हमारी जो ज़मीन की हकीकत है, जो सच्चाई है, जो मन है उनका, जो उनकी सोच है, जो उनका सौंदर्य है, जो उनका गठन है, जो उनका श्रम है, ये सारी चीज़ें जुड़ करके एक भारत की जो शकल बनती है, जिसे भारत कहा जाता है, जिसमें मजबूती होती है, जो श्रम होता है, वो धगाबाज लोग नहीं है, वो धोखा नहीं देते, वो किसी को ठगते नहीं, किसी के साथ उनका कोई आचरण बुरा नहीं होता। वो अपने माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से
पूरे देश को सुसंस्कृत बनाते हैं, सजाते हैं, वही भारत की संस्कृति बनती है। निश्चित। चाहे आप इसको लोक गीतों में ले लें, लोक संगीत में ले लें, लोक नृत्य में ले लें, या लोक उत्सवों से ले लें। और लोक जो खेल है ना, ये भी कई जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह, अपनी पहचान बनाए हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें जो लोग हैं, लोक से जुड़े हुए, वो हमारे लिए एक धरोहर है। तो मैंने भारत की उस आधी आबादी को, जो तमाम सांस्कृतिक गुणों से परिपूर्ण है, वो हमारे चित्रों की विषय बनती रही और वही मुझे सर्वाधिक आकर्षित करती रही। ऐसा मुझे लगता था कि जो कुछ भी, चाहे वो मुझे पीएचडी की उपाधि मिली हो, चाहे लालन पालन की उपाधि मिली हो, चाहे एक स्नेह मिला हो, बुआएँ हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, चाचियाँ हैं, दादियाँ हैं, लाड़ प्यार के साथ जो स्नेह है वो निश्चित तौर पर एक अद्भुत स्नेह है। और उसको जो है छोड़ देना, उसको न बनाया जाना, हमारे ख्याल से कला के क्षेत्र में बहुत अधूरापन है। आप वहाँ पर पुरुषों में किस तरह का श्रृंगार देखते हैं, वहाँ एक अनुशासन होता है, वहाँ एक जो है ठगी होती है, एक वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। मैंने कई चित्र ऐसे बनाए जिसमें जो हमारे समाज की सच्चाई है कि जिसमें गांव के लोग एक दूसरे के आमने सामने कैसे खड़े हैं, लठ लिए कैसे खड़े हैं। वो भी मेरी बड़ी बड़ी पेंटिंग है, मैंने उस पर भी काम किया, लेकिन उस उधर लोगों का उतना आकर्षण नहीं गया जितना मेरी महिलाओं की तरफ लोग आकर्षण, जितना मेरी महिलाओं के जरिए उनको एक मैसेज मिला, तो संदेश मिला, जो वो गांव की उस संस्कृति की संवाहक थी, अपने हुनर की एक वो मूर्ति थी। और वो चाहे मेरी गांव की बनी ठनी हो, एकदम ब्लैक कलर की महिला, जिसको कलकत्ता की एग्जीबिशन में किसी बहुत अच्छे कला संग्राहक ने खरीदा। मैंने पूछा कि आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है? उन्होंने कहा भाई ये तो रियल इंडिया है, यही तो असली भारत है। और आप समझिए कि उनके बाल बनाने के लिए मुझे ब्राउन कलर इस्तेमाल करना पड़ा था, शरीर में मैंने पूरे ब्लैक कलर को डाल दिया था। तो ये जो हमारा दर्शन है, जो हमारा देश है, हमारा जो आधी आबादी है, वो उसमें आप कोई परिलोक से महिलाओं को ला करके आप चित्रकारी नहीं कर सकते, उससे आप भारत को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। और इस चीज़ को मैं पूरे देश को तो बात क्या कहूँ कि मेरी एक ऐसी पेंटिंग जो दुल्हन है, इसमें 4-5 दुल्हनें हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का मेरा बायर ले गया और अपने घर में लगाया उसने, तो एक मैसेज लिखा मुझको कि मैं कन्याकुमारी से लेकर के रामेश्वरम तक गया इंडिया में, और सब जगह तुम्हारी ये दुल्हनें मुझे नजर आई। वाह। तो ये जो भाव है, ये जो एक संदेश है, एक जो मैसेज है, एक इंटरनेशनली जिसको हम कन्वे कर पा रहे हैं, वो है असली भारत। और उस असली भारत की जो सबसे बड़ी नायिकाएं हैं वो है हमारी आधी आबादी। और इस तरह से हमने आधी आबादी को अपना विषय बनाया। आधी आबादी को अपने चित्रों में मैंने हमेशा उनको वो जगह दी, उनकी एक छोटी सी बात को लेकर के मैंने वहाँ उनको चित्रित करने का, उकेरने का प्रयत्न किया है। अच्छा डॉक्टर लाल रत्नाकर जी, आपने आधी आबादी के बारे में जो बातें बताई, निश्चित रूप से आधी आबादी का वो चेहरा जो रियल भारत, रियल इंडिया, असली भारत की तस्वीर पेश करता है, उस रूप में आपने पेश किया है। परंपरागत चित्रों से हटकर जो ब्लैक्स की बात किया या शिल्पी वर्ग की जो कलाओं की बात किया आपने, तो निश्चित रूप से वो धारा से एक हट करके, और धारा के विरुद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि पारंपरिक सोच जो है जब एक अलग सोच से टकराती है तो चैलेंजेस दोनों तरफ होते हैं, स्वीकृत अस्वीकृत के प्रश्न दोनों तरफ होते हैं। दूसरा मेरा ये सवाल होगा आपसे कि आपने अपनी पीएचडी की उपाधि ग्रहण की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जो कि प्रोफेसर आनंद कृष्ण जी से, प्रोफेसर आनंद कृष्ण जी के गाइडेंस में। तो उसमें आपका विषय क्या था, और उस विषय से संबंधित जो आप अभी अपने पहले वक्तव्य में बता रहे थे कि आपने जो तमाम फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए, तो वहाँ भी आपने कुछ चित्र बनाए होंगे और वो चित्र भी दर्शकों को आकर्षित किए होंगे।
तो उसके बारे में आप कुछ खास आपकी याददाश्त हो, कोई चित्र जो है इतना लोगों को आकर्षित किया हो, जिसके बारे में चर्चा हुई हो और आपको उससे उत्साह मिला हो, प्रेरणा मिली हो और एक रिकॉग्निशन भी मिला हो, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शक? देखिए, जो पीएचडी है, क्योंकि इंडिया में उस समय पीएचडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नहीं था जी, थ्योरेटिकली जो है आपको काम करना था। और इस फील्ड में ये बहुत ही एक बार बार ये संदर्भ आता है कि आप जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप कर क्या रहे होते हैं। बेसिकली इसमें हम समझ रहे होते हैं, हम खोज रहे होते हैं कि जो ये चित्र बना रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं और उनका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अब जैसे आप अगर मिथिला की पेंटिंग्स की बात करें, मधुबनी की बात करें, तो उसमें एक उनका धार्मिक संयोजन है, सामाजिक नहीं है। सामाजिक। लेकिन जो हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा खास करके, वहाँ हमारा जो कुछ धार्मिक है, कहीं कहीं सूर्य चांद हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य। सूर्य चांद को भी प्योरली धार्मिक नहीं कर सकते, वो चूंकि प्रकृति की चीज है, नेचर है, तो वो मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रोशनी, सूरज का प्रकाश, चांदनी का आनंद, जल इत्यादि का भी उस तरह से उन्होंने किया है, प्रकृति का भी किया है, अक्सु इत्यादि का बहुत प्रयोग किया है। तो वो मूलतः वो लोग जो है प्रकृति से इन सब चीज़ों को लेते थे। और ऐसा लगता है कि चूंकि लोक देवताओं का बड़ा कॉन्सेप्ट था उस समय जी, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो लोक देवता जगह जगह होते थे, हर गांव के डीहे पे, और उन पर जो है उनका चूंकि जो संरचना थी, मैंने उसको बहुत इसलिए वो जब हमारे सर से बात हुई जी, तो लोक धर्म को उन्होंने बहुत स्पेस नहीं दिया। लोक धर्म जो था वो मान्यताओं का धर्म था और वो करीब करीब एक जैसा था। कहीं पर रस्सी बांध दिया या ये लगा दिया, वो लगा दिया। उन्होंने कहा कि देखो ये क्राफ्ट की चीज़ है, उसको उन्होंने उसी तरह से लिया कि इसमें जो कोई बहुत कलाकारी नहीं है। लेकिन जो घरों में उन्होंने चित्र बनाए, चाहे वो नागपंचमी पे बनाए हों, चाहे दीपावली पे बनाए हों, चाहे दशहरा पे बनाए हों, वो निश्चित रूप से हमारी जो परंपराएं जा रही थी ये उन पे चित्र थे। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मैं मिर्ज़ापुर के एक देहाती इलाके में घूम रहा था, तो एक दीवार पर एक चित्र मुझको देखने को मिला कि एक सीढ़ी की नुमा एक आकृति थी और उसके ऊपर एक लाइन खींच करके और उस पर 10 गोले बना दिए गए। तो मैंने पूछा किसी से कि ये किसने बनाया, तो वो बच्चे थे छोटे छोटे, वो ले गए जिसका वो घर था। उनसे मिलाए मुझको तो पता चला कि वो एक अधेड़ महिला थी और उन्होंने उसको बनाया था। तो हमने पूछा कि आप क्या बनाई है, ये जो चित्र आपका है? तो उन्होंने कहा अरे आप इसको जानते ही नहीं। बच्चे भी कहने लगे तो रावण है। मतलब एक सीढ़ी बना के उस पर एक लाइन खींच के और 10 सिर बना देना, वो प्रतीकात्मक तौर से रावण है और है भी यही सिंबल, यही है रावण। तो ये जो पूरा एक समझ थी, उन्होंने कैसे उसको सिंबलाइज किया, फिर प्रतीकों के माध्यम से कैसे उन्होंने तमाम जो लोगों के क्रियाकलाप होते थे उसको दिखाने का कोशिश किया। फिर जब परंपराओं में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विवाह के अवसर पर चित्र बनते थे। तो विवाह मैरिज होम में होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती, वहाँ कुछ होता नहीं। लेकिन उस समय बाकायदा जिस घर में विवाह होता था, हाथ के छापे से उसका छापा जाता था। अगर वो मिट्टी का घर है तो मिट्टी के घर पे चावल के लेप में हाथ के दोनों हाथ के छापे लगाए जाते थे। और अगर वाइट कलर का रंग है, वो घर है, पक्का घर है, तो उस पर गेरू से हाथ के छापे लगाए जाते थे और लगातार कंटिन्यूअस चलते थे। तो उससे आइडेंटिटी हो जाती थी कि भाई ये विवाह का घर है, और बताना नहीं पड़ता था किसी को कि विवाह यहाँ हो रहा। और वो ताज़ा बना होता था। उसके और भी कई ऐसे सिंबल थे जो हमको देखने को मिले। तो जब हमने उसके बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने यही कहा कि इसको हम हाथों के रक्षा की वजह से हाथ के थापे लगा देते हैं कि हम लोग इस घर के साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं। एक हमारा जो इतना हाथ का इम्प्रेशन है वो एक सामूहिकता का है।
एक साथ होने का। और वो भी जो हाथ के निशान लगाए जाते थे वो किसी पुरुष के नहीं होते थे, वो महिलाओं के होते थे। और कई बार तो क्या होता था कि उन महिलाओं में हमारी जो समाज की जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता था। जैसे नाई समाज से होती थी और भी इस तरह से समाज से होती थी, तो वो अपना मिलके पूरा काम करती थी। ये जब आप काम करते हुए आप देखते हो उनकी दशा को देखते हो, उनके हालात को देखते हो, तो जो चित्र बनता था वही मेरा चित्र बन जाता था। एक बात और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी कि क्या आपने पीएचडी के टाइम पे भी ऐसा कोई काम किया था जिसको लोगों ने सराहा हो। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पीएचडी का दौर ऐसा दौर रहा जबकि मैं प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाया। मैं केवल इन कामों को कलेक्ट करने में, उनकी फोटोग्राफ निकालने में, उनको और एक शेप देने में और संगठित करने में, तो वो लगभग वो जो हम स्केच वगैरह कहीं कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन पेंटिंग वेंटिंग के लिए उतना नियमित नहीं दे पाया। और चूँकि वो रेगुलर काम था तो उसके बाद फिर हमने उसके जो देखा, उससे जो हमको निकल के आया, फिर वहाँ से मैंने अपने लोग को, जो भारतीय उच्च कला है, हमारी तकनीक भारतीय उच्च कला की तकनीक है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है वो गांव है, आधी आबादी है। आधी आबादी का विशेष करके वो समाज है जो इन सारी कलाओं से जुड़ा हुआ है, जो पनिहारिन है, जो महिलाओं को कहीं सीख दे रही है, कहीं उससे संवाद कर रही है, कहीं और बातचीत कर रही है। तो ये नाना प्रकार के जो एज वाइज जो तमाम इसके उम्र के हिसाब से जो चीज़ें समझ में आई मिली, उनको मैंने इसमें पूरा पकड़ने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। तो ये मेरा एक तरह का जो आफ्टर रिसर्च था। और जब मुझे पीएचडी हो गई तो इसमें सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा कि जो मेरे गुरुजी थे प्रोफेसर आनंद कृष्ण, वो दुनिया की कलाओं के मर्मज्ञ थे, चाहे वो पाश्चात्य कला हो चाहे भारतीय कला हो। क्योंकि राय कृष्णदास ने भारत कला भवन दिया था बीएचयू को, तो उनके जरिए मुझे कलाओं की जो विभिन्न शैलियाँ थी, मूर्ति कला की जो विभिन्न शैलियाँ थी, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया करते थे। लेकिन जब मेरी वो लोक कला पर जब मैं काम कर रहा था तो निश्चित तौर पर उसको भी उन्होंने उतना ही सराहा और एक एक चीज़ को जोड़ करके बताया कि इससे उन्नत कला कैसे बढ़ी, ये उन्नत कला के लिए कैसे सहयोगी बनी। तो ये जो कलाओं का पूरा एक परिदृश्य हमने देखा है, वह निश्चित तौर पर एक बहुत ही समृद्ध और समृद्धि के साथ साथ उसका एक जो निर्माण करता है, जो रचनाकार है, उसकी कुशलता, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी तकनीकी बहुत ही महत्व रखती है। इसलिए उनके जब मैं चित्र बनाता हूँ तो आप देखेंगे उन चित्रों में कि उनमें ऐसा आपको दिखेगा कि ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये आर्टिजन है, ये कलाकार है, ये खास लोग हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।